शक्ति पृथक्करण की धारणा राजनीति शास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, लेकिन शक्ति पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स राजनीति शास्त्र में बहुत ही विवाद ग्रसित सिद्धांत है। कुछ लोग जैसे ब्लैकस्टोन, मॉन्टेस्क्यू, मेडिसन, लीकॉक आदि विद्वान इसका समर्थन करते हैं, तो कुछ लोग जैसे गार्नर, फाइनर, जॉन स्टुअर्ट मिल, लास्की आदि विद्वान शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का विरोध करते हैं। इस वीडियो में हम लोग शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्क की आलोचना करेंगे, लेकिन इससे पहले शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की परिभाषा और अर्थ को देख लेते हैं। साथ ही मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के संदर्भ में दिए गए विचार को विस्तार से समझ लेते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत राजनीति शास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का इतिहास बहुत प्राचीन है। सेपरेशन ऑफ पावर, यह जिसे हिंदी में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है, यह राजनीति शास्त्र की एक नई और बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है या सिद्धांत है, लेकिन इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। इसका इतिहास शुरू होता है यूनान से। यूनानी दार्शनिक अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में इसका जिक्र मिलता है। उसने अर्थात अरस्तु ने सरकार के कार्यों का विभाजन विमर्शकारी, कार्यकारी एवं न्यायकारी जैसे 3 अंगों में किया था। अरस्तु ने सरकार के अंगों को कार्यों के आधार पर 3 भाग में विभक्त किया था। पहला, विचार विमर्श करने वाली संस्था जिसे विमर्शकारी कहा जाता था। दूसरा, जो कानूनों को लागू करती थी अर्थात विचार विमर्श करके जो नियम बनाए जाते थे उनको लागू किया जाता था, उसे कार्यकारी संस्था कहा जाता था। और तीसरा अंग था सरकार का न्यायकारी, जो अपराधियों को दंड देती थी। ठीक यूनान या ग्रीस की भांति रोम में भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जिक्र मिलता है। रोमन विचारक सीसरो और पोलिबियस की रचना में भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का उल्लेख पाया गया है। 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विद्वान बोंदा ने इस सिद्धांत को नया रूप दिया। 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विद्वान बोदा ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की चर्चा नए सिरे से की, इस तरह उसे लोकप्रिय बनाया। 18वीं शताब्दी में जेम्स हैरिंगटन ने इस बात पर जोर दिया कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच कार्यों का विभाजन तो होना ही चाहिए। 18वीं शताब्दी में जेम्स हैरिंगटन ने कहा कि विधायिका अर्थात व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है और जो कानून को लागू करती है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका या विधायिका और कार्यपालिका, इन दोनों के कार्यों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। अर्थात यहाँ भी हम देखते हैं कि जेम्स हैरिंगटन के विचार में शक्ति पृथक्करण का जिक्र दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत की अवधारणा को सैद्धांतिक जामा पहनाया। अब तक जितने भी विद्वान आए उन्होंने शक्ति पृथक्करण को पूर्ण रूप से स्पष्ट किसी प्रकार का सिद्धांत नहीं बना पाए थे, लेकिन फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू पहला ऐसा विद्वान था जिसने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को कानूनी जामा पहनाया था। तो इसलिए मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के संदर्भ में क्या विचार है, आइए देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू के विचार। मॉन्टेस्क्यू ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को राजनीति शास्त्र का आधारभूत सिद्धांत बनाया। मॉन्टेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ लॉज। इस पुस्तक में उन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की विस्तार से चर्चा की है। क्या लिखा है, आइए देखते हैं उसके प्रमुख कथनों को। तो मॉन्टेस्क्यू के शब्दों में, यदि विधायिका
और कार्यपालिका की शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाए तो कोई स्वतंत्रता नहीं रह सकती, क्योंकि इस बात का डर पैदा हो जाता है कि कहीं राजा या सीनेट अत्याचारी कानून न बनाए और न उन्हें अत्याचारी तरीके से लागू करे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली बात जो मोंटेस्क्यू ने कहा है कि विधायिका अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, यह दो प्रकार की शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। यदि एक ही व्यक्ति के हाथ में कानून बनाने की शक्ति और कानून को लागू करने की शक्ति होगी तो हमारी स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यह डर पैदा हो जाता है कि राजा अर्थात जो कार्यपालिका के अंतर्गत आता है और या सीनेट जो विधायिका के अंतर्गत आता है, ये दोनों मिलकर अत्याचारी कानून का निर्माण कर सकते हैं और उसे लागू भी कर सकते हैं। इसलिए मोंटेस्क्यू ने पहली बात कहा है कि विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। इसी तरह यदि न्याय संबंधी शक्ति को विधायिका और कार्यपालिका से पृथक नहीं किया जाए तो भी स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती, और यदि न्याय संबंधी अर्थात न्यायपालिका की शक्तियों को यदि विधायिका और कार्यपालिका में मिला दिया जाए तब भी हमारी स्वतंत्र नहीं रह सकती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका को भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होना चाहिए। मोंटेस्क्यू ने आगे कहा, यदि न्यायपालिका को विधायिका में मिला दिया जाए तो न्यायाधीश कानून निर्माता हो जाएगा, और यदि न्यायपालिका को कार्यपालिका से मिला दिया जाए तो यह संभव है कि न्यायाधीश हिंसात्मक और अत्याचारपूर्ण व्यवहार करे। यहाँ हम देख रहे हैं मोंटेस्क्यू कह रहा है कि यदि न्यायपालिका को विधायिका में मिला दिया जाए, यदि न्यायपालिका को विधायिका में मिला दिया जाए तो न्यायाधीश कानून बनाने लगेंगे, क्योंकि विधायिका का काम है कानून बनाना, और न्यायपालिका को विधायिका में मिला दिया जाए तो वह विधायिका का काम करने लगेगा अर्थात न्यायाधीश कानून बनाने लगेंगे। और यदि न्यायपालिका को कार्यपालिका में मिला दिया जाए तो न्यायपालिका कार्यपालिका का काम करने लगेगा अर्थात कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करना, अर्थात न्यायाधीश कानूनों को लागू करने लगेंगे और वे हिंसात्मक हो सकते हैं, अत्याचारपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। तो मोंटेस्क्यू के द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक में प्रमुख जो वाक्य लिखे गए हैं यही है जिसकी चर्चा हमने अभी भी की। अब आगे देखते हैं। मोंटेस्क्यू की इन बातों से निम्नलिखित 3 बातें स्पष्ट होती है। पहला, सरकार का एक अंग किसी भी दूसरे अंग का कार्य नहीं करेगा। ये जो मोंटेस्क्यू की 3 बातें हैं यही शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। पहला, सरकार का एक अंग किसी भी दूसरे अंग का कार्य नहीं करेगा, अर्थात प्रत्येक अंग का अपना अपना कार्य होगा और वह सिर्फ अपना कार्य ही करेगा, किसी दूसरे अंग या तीसरे अंग का कार्य नहीं करेगा। अर्थात कार्यपालिका सिर्फ अपना कार्यपालिका का कार्य करेगी अर्थात कानूनों को लागू करेगी, वह न तो कानून का निर्माण कर सकती है न ही अपराधियों को सजा दे सकती है। दूसरा, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों की संस्था एक से अधिक अंगों के कार्य को नहीं करेगा। कोई भी संस्था हो वह या तो व्यवस्थापिका अर्थात कानून बनाएगा, या कार्यपालिका का कार्य करेगा कानून लागू करेगा, या न्यायपालिका का कार्य करेगा अर्थात कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा देगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों से बनी हुई संस्था एक से अधिक अंगों का कार्य नहीं करेगा। तीसरा, मोंटेस्क्यू का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत, सरकार का कोई भी अंग किसी भी दूसरे अंग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का अलग अलग कार्य होगा और ये तीनों अंग अपना अलग अलग कार्य करेंगे। एक अंग दूसरे अंग के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अर्थात दखल अंदाजी नहीं करेगा। इस प्रकार सरकार का कोई भी अंग दूसरे अंग के अधीन नहीं होगा। प्रत्येक अंग का कार्य क्षेत्र अलग होगा और प्रत्येक अंग दूसरे अंग की निरंकुशता का प्रतिरोध करेगा। हाँ, यहाँ पर देखिए एक नई चीज बोली गई है कि निरंकुशता का प्रतिरोध करेगा। जब हम सरकार के तीनों अंगों को अलग अलग कर देंगे और ये तीनों अंग अपना अलग अलग कार्य करेगा, कोई एक अंग दूसरे या तीसरे अंग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो यहाँ पर तीनों अंग
में निरंकुश होने की कोई आशंका नहीं रह जाएगी, क्योंकि क्योंकि कोई भी अंग निरंकुश तब बनता है जब वह दूसरे और तीसरे अंगों के शक्तियों को हड़प लेता है। तो मोंटेस्क्यू के अनुसार तीनों अंग का कार्य तो अलग होगा, उनकी शक्तियां अलग होगी, इसलिए ना तो एक अंग में तीनों अंगों की शक्तियां होगी और ना ही वह निरंकुश बनेगा, तानाशाह बनेगा, अत्याचार करेगा। इस प्रकार शक्ति को शक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यहाँ बहुत ही अच्छा शब्द लिखा गया है, शक्ति को शक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, अर्थात कार्यपालिका की शक्ति को व्यवस्थापिका की शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, न्यायपालिका की शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, और इसी प्रकार न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की शक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि शक्ति को शक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा होगी। इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए मोंटेस्क्यू ने शक्ति के नियंत्रण एवं संतुलन, चेक्स एंड बैलेंस के सिद्धांत को अपनाया। यदि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया जाए तो वहां पर ऑटोमेटिक एक नया सिद्धांत आ जाएगा, जिसे नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत कहा जाएगा। चेक्स एंड बैलेंसेस, थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, अर्थात एक अंग दूसरे और तीसरे अंग को नियंत्रित करेगा, उसे तानाशाह बनने से रोकेगा। इसे ही कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। कोई भी अंग तानाशाह नहीं बन पाएगा, अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ ऑटोमेटिक चेक्स एंड बैलेंसेस का थ्योरी सामने आ जाता है। इसके अनुसार सरकार के प्रत्येक अंग की शक्ति मर्यादित एवं सीमित होनी चाहिए। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या चेक्स एंड बैलेंसेस का सिद्धांत जैसे ही लागू होगा, तीनों अंगों की अपनी अपनी शक्तियों की सीमा होगी, उससे वह बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकता है। राजनीति शास्त्र में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बहुत ही विवादग्रसित है। मोंटेस्क्यू के द्वारा बनाए गए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत राजनीति शास्त्र में विवाद से भरा हुआ है। इसके पक्ष में विपक्ष में अनेक तर्क दिए गए हैं। अतः इसके पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक विद्वानों ने जो तर्क दिए हैं उसकी चर्चा आइए करते हैं। सबसे पहले शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के पक्ष में क्या क्या तर्क दिया गया है। तो पहला तर्क है सरकार की निरंकुशता से मुक्ति। यदि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को लागू किया जाए तो सरकार का कोई भी अंग निरंकुश या तानाशाह नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक अंग दूसरे अंग को मनमानी करने से रोक सकता है। यदि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया जाए तो कोई भी अंग तानाशाह, मनमानी, अत्याचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे ही हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, ऑटोमेटिक चेक्स एंड बैलेंसेस का थ्योरी आ जाता है। इसलिए एक अंग यदि तानाशाह बनेगा तो दूसरा या तीसरा अंग उसे रोक सकता है। चूंकि शक्तियों को यहाँ सरकार के तीनों अंगों में बांट दी जाती है, इसलिए ना तो कार्यपालिका में इतनी शक्ति होगी कि वह शक्तिशाली होकर तानाशाह बन सके, और न ही विधायिका या न्यायपालिका में इतनी शक्ति होगी कि वह तीनों अंगों की शक्तियों को हड़प करके तानाशाह बन सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करने से सरकार का कोई भी अंग निरंकुश नहीं बन पाएगा। दूसरा, कार्य क्षमता में वृद्धि। सरकार की संपूर्ण शक्तियां तीन अंगों में बांट देने से सरकार के प्रत्येक अंग को अपनी विशिष्ट शक्ति प्राप्त हो जाती है और वह अपने कार्य क्षेत्र में कुशल एवं योग्य हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार शक्तियों को तीनों अंगों में बांट देने से प्रत्येक अंग को सिर्फ अपना ही कार्य करना पड़ता है, इसलिए अपना कार्य करते करते उसके अंदर कुशलता और दक्षता आ जाती है। एक अंग को किसी दूसरे अंग का कार्य नहीं करना पड़ता है एवं उसके ऊपर कार्यों का अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा, जिससे उसकी कार्य क्षमता में भी अपार वृद्धि होगी। तीसरा, उत्तरदायित्व का ज्ञान। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का पालन करने से सरकार का प्रत्येक अंग अपने अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। यहाँ शक्तियों को बांट दी जाती है तीनों अंगों में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। वे अपने अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं, अतः उनमें अपने आप उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है। प्रत्येक अंग का अपना अलग और स्वतंत्र शक्ति एवं अधिकार होता है। एक अंग अपने उत्तरदायित्व एवं असफलता को दूसरे अंग के ऊपर नहीं थोप सकता है। चूंकि प्रत्येक अंग का अलग कार्य है,
इसलिए वह अपने कार्य में असफल होता है तो वह दूसरे या तीसरे अंग के ऊपर अपनी असफलता को नहीं थोप सकता है। प्रत्येक अंग को अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है और एक अंग दूसरे अंग के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप भी नहीं करता है। इसलिए जो अंग अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं करेगा वही अंग उस कार्य के लिए जिम्मेदार होगा। तो यहाँ हम देखते हैं उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है। चौथा लाभ या पक्ष में तर्क, नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करने से माना जाता है कि हमारे अधिकार और स्वतंत्रताएं अधिक सुरक्षित हो जाती है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत से सरकार के किसी भी अंग में शक्ति का केंद्रीकरण नहीं हो सकता एवं वह तानाशाह नहीं बन सकता है। बहुत अच्छी तरह यहाँ प्रमाणित किया गया है कि जब शक्तियों को तीनों अंगों में बांट दी जाएगी तो यहाँ पर शक्ति का केंद्रीकरण नहीं हो पाएगा, अर्थात शक्तियां एक अंग में संपूर्ण रूप से निहित नहीं होगी और ऑटोमेटिक वह तानाशाह नहीं बन पाएगा। परिणाम स्वरूप कार्यपालिका एवं या विधायिका नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता को छीन नहीं सकती है। यदि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत न हो तो कार्यपालिका और विधायिका एक साथ मिलकर हमारी स्वतंत्रता और अधिकार का गला घोट सकती है, जो कि आज हो रहा है। आज संसदीय सरकार में यही दिखा जाता है कि यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका तो घुला मिला होता है। जो लोग कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वही विधायिका के भी सदस्य होते हैं। इसलिए ये दोनों मिल करके नागरिकों की स्वतंत्रता को विभिन्न प्रकार के कानून बना करके छीन सकते हैं। लेकिन शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू कर देने से कार्यपालिका के सदस्य अब विधायिका का सदस्य नहीं रह सकते हैं और यहाँ पर हमारे स्वतंत्रता को हड़पने के लिए कानून का निर्माण नहीं हो सकता है। अब आइए देखते हैं शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं। पहला, अव्यवहारिक और असंभव। आज के जटिल प्रशासन में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत न तो संभव है और न ही वांछनीय है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विपक्ष में जो लोग तर्क देते हैं उनका कहना है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को आज न तो लागू किया जा सकता है और न ही यह वांछनीय है, अर्थात इसे अच्छा समझा जा सकता है, यह हमारे लिए ये अल्टरनेट है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सरकार के सभी अंग एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। विधायिका कानून बनाए और कार्यपालिका प्रशासन अच्छी तरह करे, इसके लिए दोनों अंगों के बीच पारस्परिक सहयोग नितांत आवश्यक है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका ये एक ही सरकार के तीन अंग है, इसलिए इन तीनों के बीच एक अच्छा संबंध होना चाहिए। यदि इन तीनों अंगों को अलग अलग कर दिया जाए, इनके बीच जो पारस्परिक सहयोग है, कोऑपरेशन है, उसको हटा दिया जाए तो सरकार अच्छी तरह कार्य नहीं कर पाएगी। इसलिए इस सिद्धांत को अव्यवहारिक, असंभव कहा गया है। जहाँ कहीं भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को यदि हम लागू करते हैं तो किसी न किसी रूप में ये तीनों अंगों में संबंध तो अवश्य ही देखने को मिलेगा। खास करके विधायिका और कार्यपालिका के बीच के पारस्परिक सहयोग को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। प्रशासन कार्यपालिका करती है लेकिन जनता से निकट संबंध विधायिका का होता है। व्यवस्थापिका के जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जनता के साथ उनका प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। इसलिए कार्यपालिका को विधायिका का सहयोग लेना पड़ता है। इस स्थिति में यदि विधायिका कार्यपालिका का सहयोग न करे तो जनता की इच्छाओं के अनुरूप कानून भी नहीं बन पाएंगे। डॉक्टर फाइनर इस संदर्भ में कहा है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत शासन को बेहोशी और ऐंठन, कोमा और कन्वल्सन की अवस्था में डाल देता है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया जाए तो डॉक्टर फाइनर कहते हैं कि यह प्रशासन को कोमा में डाल देगा। तीनों अंग अलग अलग हो जाएंगे तो कोई अंग ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा, एकदम सुप्त अवस्था में चले जाएंगे। दूसरा विपक्ष में तर्क, सरकार के तीन अंग एक समान नहीं है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सरकार के तीन अंगों में शक्तियों को बराबर मात्रा में विभाजित करता है, परंतु वास्तव में सरकार के ये तीन अंग एक समान महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए इन तीन अंगों को एक समान शक्तियां नहीं मिलनी चाहिए। मोंटेस्क्यू के विचार में हम देखें कि वह सरकार के तीन अंगों में बराबर बराबर शक्तियां बांटता है, लेकिन सरकार के तीन अंग कार्यपालिका,
व्यवस्थापिका के बराबर नहीं है, या कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका के बराबर नहीं है। इसलिए एक समान शक्तियां हम तीनों अंगों को नहीं दे सकते हैं। राजनीति शास्त्र के विद्वानों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थिति को लेकर बहुत विवाद है। कुछ लोग तीनों अंगों को बराबर मानते हैं, जबकि अनेक लोग ऐसे हैं जो तीनों अंगों को अलग अलग मानते हैं। तीनों अंगों की शक्तियां अलग अलग है। जहां इंग्लैंड में हम देखते हैं कि वहां की पार्लियामेंट संप्रभु है, वहीं अमेरिका में न्यायपालिका संप्रभु है, सबसे अधिक शक्तिशाली है, और भारत में कार्यपालिका को बहुत हद तक शक्तिशाली माना जाता है। इस प्रकार इन देशों के एग्जाम्पल के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि सरकार के तीनों अंग एक समान नहीं हैं। इस संदर्भ में देखिए लास्की ने क्या कहा है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों की सीमा विधायिका द्वारा घोषित की गई इच्छा में निहित होती है। सचमुच ठीक ही कहा है। कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां और अधिकार जो उन्हें प्राप्त है वह विधायिका कानून बना करके देती है। तीसरा, विपक्ष में तर्क, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं। नागरिकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के अनेक तरीके हैं। कोई जरूरी नहीं है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ही लागू होगा तभी हमारे अधिकार सुरक्षित होंगे। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत स्वतंत्रता की सुरक्षा है। यह कथन सर्वथा भ्रमात्मक है। आज तो यह समझा जाता है कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों की संवैधानिक घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और विधि का शासन, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ अधिक महत्वपूर्ण है। नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताओं का संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में वर्णन कर देना, घोषित कर देना हमारे नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताओं के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा की गारंटी है। इसके लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करने की जरूरत नहीं है। इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ चलता है, उससे वहां के नागरिक के अधिकार और स्वतंत्रताएं सुरक्षित है। अमेरिका में डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, जिसकी वजह से वहां के नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताएं बिल्कुल सुरक्षित है। उसी तरह हमारे भी संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में नागरिकों को दिया गया है स्वतंत्रताएं, इसलिए हमारे भी अधिकार सुरक्षित है, जबकि यहाँ पर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत लागू नहीं है। इसके अतिरिक्त नागरिकों की स्वतंत्रता जनता की जागरूकता और ज्ञान पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति वाशिंगटन ने कहा है, निरंतर जागरूकता ही स्वतंत्रता का सच्चा मूल्य है। सचमुच राष्ट्रपति वाशिंगटन ने बिल्कुल सही बात कही है कि नागरिक अपने अधिकार और स्वतंत्रता को तभी सुरक्षित रख सकते हैं जब तक वो जागरूक हों। अपने स्वतंत्रता और अधिकार के प्रति उन्हें ज्ञान हो, जागरूकता हो, तभी वहां पर नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताएं सुरक्षित रहेंगे। विपक्ष में चौथा तर्क, व्यवधान और संघर्ष, डेडलॉक एंड स्ट्रगल। यदि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को लागू किया जाए तो सरकार के तीनों अंगों में सर्वोच्चता के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। तीन अंगों को अलग अलग कर दिया जाए, तीनों को अलग अलग शक्तियां दे दी जाए तो तीनों अंग चाहेगा कि वह सबसे ऊपर निकले। कार्यपालिका चाहेगा कि हम व्यवस्थापिका से ऊपर निकल जाएं। दूसरी तरफ व्यवस्थापिका भी चाहेगी कि वह कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली बन जाए। फिर न्यायपालिका क्यों पीछे रह जाएगी? न्यायपालिका भी चाहेगी कि वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से अधिक शक्तियों का उपभोग करे। इस तरह यहाँ पर देखा जाता है कि एक अवांछित प्रतियोगिता का जन्म होता है शक्ति के लिए, सुपरमेसी के लिए। इसके कारण कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में व्यवधान और संघर्ष का सृजन होगा, डेडलॉक हो सकता है, स्ट्रगल हो सकता है शक्ति के लिए। यह संभव हो सकता है कि विधायिका द्वारा बनाई गई कानून को कार्यपालिका स्वीकार न करे। इस स्थिति में व्यवधान, डेडलॉक उत्पन्न हो जाता है कि व्यवस्थापिका कानून बनाए और कार्यपालिका इसे माने ही नहीं। दूसरी ओर तीनों अंगों का कार्यक्षेत्र सीमित होने से यह व्यवधान उत्पन्न होगा कि प्रत्येक अंग अपने स्वार्थ की पूर्ति करेगा और सिर्फ अपने हिस्से का ही काम करेगा, जिससे सरकार की कार्य क्षमता में कमी आएगी। यहाँ भी अच्छा पॉइंट उठाया गया है कि यदि सरकार के तीनों अंगों का अलग अलग कार्य विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक अंग सिर्फ अपना ही कार्य करेगा,
वह दूसरे अंग के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप तो डाल ही नहीं सकता है और दूसरे अंग का कार्य करेगा भी नहीं। तो यहाँ एक तरीके से सरकार के अंगों में कार्य क्षमता का ह्रास होगा। तो ये विपक्ष में और पक्ष में तर्क दिए गए हैं, जिसके द्वारा यह प्रमाणित होता है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कुछ हद तक सही है, लेकिन अनेक हद तक, अनेक सीमा तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी इसे 100% लागू नहीं किया गया है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, सचमुच शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत के प्रकृति को लेकर राजनीति शास्त्र के विचारकों में मतभेद है। यह सिद्धांत राज्य के जैविक सिद्धांत ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट के विपरीत है। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट, राज्य का जैविक सिद्धांत। राज्य का जैविक सिद्धांत बोलता है कि राज्य एक मानव का शरीर है, अर्थात मानव शरीर के रूप में इसकी तुलना की गई है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंग हैं, हाथ है, पैर है, मस्तिष्क है, ये सभी अंगों में एक कोऑर्डिनेशन है, सामंजस्य है, सभी अंगों में परस्पर सहयोग है, जिसकी वजह से हमारा शरीर कार्य करता है। शरीर के इन अंगों को काट काट कर अलग कर दिया जाए तो क्या हमारे ये कटे हुए अलग अंग अपना कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार सरकार के ये 3 अंग आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि इन 3 अंगों को अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जैविक सिद्धांत के विपरीत है, राज्य के जैविक सिद्धांत के विपरीत है। इसलिए गार्नर ने भी कहा है, शक्तियों का कड़ा पृथक्करण शासन के एक क्रियाशील सिद्धांत के रूप में न केवल अव्यवहारिक है वरन अवांछनीय भी है। गार्नर ने भी कहा है कि यदि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को बहुत कड़ा रूप से लागू किया जाए तो यह सिद्धांत इम्पॉसिबल है, इसे लागू किया ही नहीं जा सकता है और यह वांछनीय तो है ही नहीं, इसीलिए इसे अव्यवहारिक और अवांछनीय कहा गया है। यही कारण है कि अमेरिका में इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका है। अमेरिका में माना जाता है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू है। हाँ, सचमुच लागू है, लेकिन 100% वहां पर भी यह सफल नहीं है। वहां पर भी देखा जाता है कि थोड़े बहुत मात्रा में वहां की कांग्रेस और प्रेसिडेंट के बीच कोऑपरेशन है, जिसकी वजह से वहां का शासन चलता है। लेकिन शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सीमित रूप में आज के प्रजातंत्र में आवश्यक है, क्योंकि यह सिद्धांत कार्यपालिका और विधायिका की एकजुट निरंकुशता से नागरिकों की स्वतंत्रता एवं अधिकार की सुरक्षा में सक्षम है। बहुत बड़ी बात कही गई है यहाँ पर। लाख बुराई शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में होने के बावजूद भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आज के प्रजातंत्र के लिए सीमित मात्रा में आवश्यक है, क्योंकि आज प्रत्येक प्रजातंत्र में देखा जाता है कि कार्यपालिका और विधायिका एकजुट हो जाते हैं। खास करके जहां संसदीय सरकार है, यहाँ कार्यपालिका और विधायिका के तो एक ही सदस्य होते हैं। जितने कार्यपालिका में सदस्य हैं सभी विधायिका के सदस्य होते हैं। और कार्यपालिका का विधायिका में बहुमत होता है। जहां प्रधानमंत्री है वह व्यवस्थापिका के निम्न सदन के बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल का नेता होता है। इसलिए वह प्रधानमंत्री या कार्यपालिका अपनी इच्छा के अनुसार व्यवस्थापिका से कानून का निर्माण करवा सकता है। इस तरह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एकजुट होकर के नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार के लिए संकट बन सकता है। इसलिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत थोड़ी बहुत मात्रा में, सीमित मात्रा में प्रजातंत्र में होना ही चाहिए। आप इस वीडियो का PDF
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।